नमस्कार। हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो सवाल जो लगभग हमेशा मुझसे पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों है कि राज्यसभा जो है वो भंग नहीं होती, लेकिन लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए निर्धारित है। इसके पीछे की क्या सोच है? इस सवाल का जवाब मैं दूंगी, लेकिन पहले देखते हैं कि संविधान कहाँ कहता है कि राज्यसभा 1/3 मेंबर्स उसके हमेशा रोटेट होते रहते हैं, लेकिन लोकसभा में जो चयन होके चुनाव करके जो लोग आते हैं लोकसभा में, उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। पहले देखते हैं रेलेवेंट प्रोविजंस, आर्टिकल 83 और 84। आर्टिकल 83 says, duration of the houses of parliament, the council of states shall not be subject to dissolution। मतलब राज्यसभा जो है वो भंग नहीं होगी, बट एज नियरली एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो, 1/3 of the members thereof, राज्यसभा के 1/3 members shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by the Parliament of India। हर दूसरे साल पर 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पर नए 1/3 मेंबर्स आ जाएंगे। इसका मतलब कि राज्यसभा कभी भी जिसे कहा जाए 5 साल के लिए फिक्स्ड नहीं है, जैसे कि लोकसभा है। हर दूसरे साल पे 1/3 मेंबर्स का रोटेशन होता रहता है। वो एक अगले दूसरे साल पे फिर दूसरे 1/3 मेंबर्स, फिर अगले दूसरे साल पे 1/3 मेंबर्स, ऐसा इसका साइकिल चलता जाता है। द हाउस ऑफ द पीपल अनलेस सूनर डिसॉल्व, मतलब लोकसभा यदि पहले भंग ना हो जाए तो it shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting। जब एक नई लोकसभा चुनाव करके आती है तो उसकी पहली मीटिंग की डेट से 5 साल का कार्यकाल होगा। एंड नो लॉन्गर, मतलब 5 साल से अधिक किसी भी अवस्था में लोकसभा का कार्यकाल नहीं होगा। एंड द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 5 years शैल ऑपरेट एज ए डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। और वो 5 साल का कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा तो लोकसभा को भंग माना जाएगा, अगले नए चुनाव करने पड़ेंगे नई लोकसभा के लिए। लेकिन इसमें एक बात की गई है कि यदि 5 साल के पहले किसी भी कारण से लोकसभा भंग ना हो तो किन कारणों से लोकसभा भंग हो सकती है? हम जानते हैं कि लोकसभा मतलब डायरेक्ट चुनाव होके लोग आए हैं, मतलब सीधे सीधे लोगों के द्वारा चयन की गई सरकार। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिलते हैं वो संसद लोकसभा में अपनी गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन मानिएगा कि यदि कुछ लोकसभा के मेंबर्स कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें, डिफेक्शन हो जाए, किसी भी कारण से सरकार जो है वो संसद में या लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी खो दे, तो ऐसे में उनके पास मेजॉरिटी नहीं रह जाएगी, उनकी सरकार नहीं रह जाएगी और लोकसभा को भंग करना पड़ेगा। यदि लोकसभा इस कारण से भंग होती है तो अगले चुनाव करने पड़ेंगे। लेकिन यदि इस प्रकार से भंग नहीं होती है, सरकार अपनी मेजॉरिटी 5 साल तक बनाए रखती है, तो फिर 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकसभा भंग होगी। प्रोवाइडेड दैट द सेट पीरियड मे व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ for a period not exceeding 1 year at a time and not extending in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate। मतलब ये लोकसभा के 5 साल और राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स का रोटेशन, ये जो दोनों चीजें हैं, इसमें एक बात समझनी जरूरी है। यदि देश में किसी प्रकार की भी इमरजेंसी लगी हो, और इमरजेंसी पर मैं वीडियो बनाऊंगी जब हम उसके रेलेवेंट प्रोविजन पर आएंगे, देश में 3 तरह की इमरजेंसी लग सकती है। एक इमरजेंसी लग सकती है यदि किसी स्टेट में ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, जब गवर्नर कहते हैं कि संवैधानिक तौर पर सरकार नहीं चलाई जा सकती। दूसरी एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि देश में सरकार को ये लगता है कि इतना कम पैसा हमारे पास बचा है कि कहीं ना कहीं देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे कंसर्न है, तो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और तीसरी इमरजेंसी जो भारत में लगाई जा सकती है वो है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटरनल थ्रेट और अग्रेशन, मतलब इसी और आर्म्ड रिबेलियन, किसी प्रकार से वॉर वायलेंस बड़े स्केल पे यदि होता है, बाहर से कोई देश हम पर आक्रमण करता है या इंटरनल कोई एक ग्रुप जो है वो आर्म्ड रिबेलियन करता है, तो देश में इमरजेंसी लग सकती है। इमरजेंसी की स्थिति में राज्यसभा की जो 1/3 का सिस्टम है वो तो वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन चूंकि इमरजेंसी के समय पे हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव करना मुमकिन ना हो, तो ऐसे में यदि इमरजेंसी ऑपरेशन में है
तो ये जो 5 साल का कार्यकाल है उसे 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन 1 साल से अधिक इस कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता। मानेगा कि कोई सरकार, कोई डिक्टेटर ये सोचे कि इमरजेंसी लगाकर इस देश में चुनाव ही ना होने दे, तो संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। 1 साल के लिए मैक्सिमम इमरजेंसी के तहत आप लोकसभा के चुनाव को आगे बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है उसके 6 महीने के भीतर अगले चुनाव करना जरूरी है। तो इमरजेंसी के खत्म होने से अगले 6 महीने का और ग्रेस पीरियड आपको मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा जो हम कहते हैं कि इस देश में शायद एक संभावना है कि चुनाव ही ना हो, तो संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। अब देखते हैं एक अगला सवाल कि पार्लियामेंट में चयन होके आने के लिए राज्यसभा या लोकसभा आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होना जरूरी है। तो आर्टिकल 84 इस बात का जवाब देता है, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चोजन टू फिल अ सीट इन द पार्लियामेंट अनलेस ही और शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली रिक्वायरमेंट कि आप भारत के नागरिक हो। यदि आपने किसी और देश की नागरिकता लेके रखी है और आप किसी भी प्रकार से भारत में काम कर रहे हैं, तो आप भारत में संसद में नहीं जा सकते। उसके लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। कैसे आप दिखाएंगे अपनी भारत की नागरिकता? तो उसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन या उसकी किसी मेंबर के सामने एक ओथ लेनी पड़ेगी। 3rd शेड्यूल में इसकी पूरी प्रोसेस दी गई है। बी इज इन द केस ऑफ अ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स नॉट लेस देन 30 years ऑफ एज, इन द केस ऑफ अ सीट इन द हाउस ऑफ पीपल नॉट लेस देन 25 years ऑफ एज। तो भारत की नागरिकता पहली क्वालिफिकेशन डाली गई। और दूसरी क्या कि राज्यसभा में जाने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 30 साल की होनी चाहिए और लोकसभा में जाने के लिए न्यूनतम उम्र केवल 25 वर्ष। एंड और तीसरी आवश्यकता, possess such other qualification as may be prescribed in that behalf by or under law made by the parliament। और यदि संसद चाहे तो इस पर कोई भी और कानून भी बना सकता है। अब अभी तक तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें पता है कि जितने भी लोग चुनाव लड़ते हैं लोकसभा या राज्यसभा के लिए, उन्हें अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको पब्लिक करनी पड़ती है। लेकिन एक बहुत लंबा डिबेट इस देश में चला है कि क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट या क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए? क्या ये कहना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति कम से कम इतनी डिग्री नहीं पढ़ा है, इतनी उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उन्हें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनना चाहिए? इस पे 2 व्यूज हैं। एक ये कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ये तय किया जा सकता है कि आप देश को सुचारू तौर पर चला पाएंगे, और दूसरा ये कि यदि इस देश में जो लोग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो पूरा सरकार का बिजनेस चला रहे हैं, यदि उन्हें पढ़ना लिखना बेसिक भी नहीं आता, तो क्या ऐसे लोग इस देश में संसद में रहकर कानून बना सकते हैं? तो इस सवाल पर आपका क्या विचार है, ये मैं जानने की इच्छुक रहूंगी। इसे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। बहरहाल संविधान केवल इतना कहता है कि भारत के नागरिक हो आप, और आपकी एक न्यूनतम एज या जिसे कहा जाए एक उम्र की एक रिक्वायरमेंट, और उसके अलावा संसद पर छोड़ दिया कि नहीं संसद चाहे तो कोई और रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। चलते चलते एक तीसरी सी छोटी सी बात, हम जानते हैं कि जो संसद की सिटिंग्स होती हैं उनके सेशंस होते हैं संसद के, और उनके बीच में कितना लंबा गैप हो सकता है। इस सवाल का जवाब दिया गया है आर्टिकल 85 में। सेशंस ऑफ Parliament, prorogation and dissolution. The President shall from time to time summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. कौन बुलाता है संसद की सिटिंग के लिए? जी हाँ, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की सिटिंग के लिए कौन बुलाता है? जी हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब चाहें लोकसभा और राज्यसभा को इस बात का संदेश भेज सकते हैं कि आप अपना हाउस कंडक्ट कराइए। खैर ये थियोरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली ये होता है कि उनकी डेट, उनका पूरा कैलेंडर फिक्स होता है। लेकिन एक सेशन खत्म होने के बाद दूसरा सेशन शुरू होने के बीच में 6 महीने से अधिक समय नहीं गुजरना चाहिए। मतलब मैक्सिमम 1 साल में कम से कम लोकसभा और राज्यसभा के 2 सेशन होना जरूरी है। ये बात संविधान में लिख दी गई। हो सकता है कि 6 महीने से कम समय पर ही, जो ज्यादातर हम देखते हैं कि 4 सेशंस होते हैं, लेकिन कम से कम 2 सेशन 1 साल में, 2 सिटिंग्स लोकसभा और राज्यसभा की होना जरूरी है। द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम
प्रोरोग द हाउस और आइदर हाउस। अब ये शब्द जो है ना संविधान में दिया गया है प्रोरोग, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। प्रोरोग का सिंपल मतलब है बुलाना, टू कॉल फॉर अ सिटिंग, इधर दोनों हाउसेस की एक जॉइंट सिटिंग या अलग अलग सिटिंग, एंड बी डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल। ये जो सब क्लॉज 2 डाला गया है आर्टिकल 85 में, इसका थोड़ा प्लेसिंग मेरे समझ में नहीं आया, ये बात यहां क्यों डाली गई। पर बहरहाल चूंकि बात हो रही थी अलग अलग पार्लियामेंट के सेशंस की, तो ये क्लियर कर दिया गया कि यदि हाउस ऑफ पीपल को डिसॉल्व करना है, लोकसभा को, हमने देखा क्यों डिसॉल्व हो सकती है, यदि सरकार की मेजॉरिटी नहीं रहे, तो उसका फॉर्मल लेटर प्रेसिडेंट भेजेंगे। और यदि किसी हाउस को बुलाना है कि आइए बैठिए अपनी संसद की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो उसका संदेश या लेटर जो है वो भी प्रेसिडेंट की चिट्ठी या प्रेसिडेंट के मैसेज के थ्रू ही शुरू किया जाएगा। तो ये 3 छोटे छोटे आर्टिकल्स, राज्यसभा 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रोटेट होंगे, भंग नहीं होगी। लोकसभा 5 साल का कार्यकाल, उसके पहले भंग हो सकती है। दूसरी चीज कि 6 महीने से ज्यादा दोनों हाउसेस की सिटिंग के बीच में समय लैप्स नहीं होना चाहिए, और प्रेसिडेंट को ये पावर कि दोनों हाउसेस की सिटिंग बुला सकते हैं या लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। आज का वीडियो मेरे ख्याल से सिंपल था, पर क्या आपके कोई ऐसे सवाल जिनका जवाब आप लेना चाहते हैं, कोई सवाल जो छूट गया हो, जरूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।